गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को कैसे एनालिटिक प्रूव करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्लेषक फलन, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कंटिन्यूटी होती है वो कैसे डिफाइन होती है। तो कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन की सतता, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट z0 इफ लिमिट z टेंस टू z0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट निकालेंगे z टेंस टू z0 एफ जेड, और ये जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, वो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और विच इज इक्वल टू एफ ऑफ z0, ठीक है। और एफ ऑफ z0 के इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिया एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड and z not equal to 0 and 0 when at z equal to 0। क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिमिट z टेंस टू 0 पे इसकी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट z टेंस टू 0 पे चेक करना है। लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड कितना होगा, साइन जेड अपॉन जेड, और इसकी लिमिट की कितनी वैल्यू आएगी इसकी, साइन, हमने पढ़ा ना लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, 1 होता है। दैट इज लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन जेड अपॉन जेड कितना हो जाएगा, 1। एंड फिर क्या निकालना है, एफ जीरो, मतलब यहाँ पे जेड 0 था, यहाँ पे क्या है 0 पे एफ जीरो, तो एफ जीरो मीन्स जीरो इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है उसकी, 0 है। तो दोनों क्या हुआ, इसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या हुई, इक्वल नहीं आई। इसका मीन्स क्या है, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ पे, 0 पे, ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कंटिन्यूअस होता है, मींस e की पावर x, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ये क्या होते हैं, ये हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। फिर है साइन जेड, ये भी कंटिन्यूअस होता है हमेशा। कॉस जेड, ये भी क्या होता है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे जितने हमने लिखे ना, एक्सपोनेंशियल, साइन और कॉस। फिर है पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद, ठीक है। और पॉलिनोमियल फंक्शन ये हमेशा क्या होते हैं, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंटिन्यूअस आते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसे ऑप्शंस आ जाए, पूछ ले कि कौन सा फलन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा उसको हम करेक्ट कर देंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चेक ही नहीं करना है उसको, ठीक है। फिर जैसे अपन ने दे दिया टेन जेड, अब टेन जेड को बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, टेन जेड को कंटिन्यूटी को फाइंड करने के लिए हम टेन जेड को लिख सकते हैं साइन जेड अपॉन कॉस जेड, ठीक है। अब आपको ये पता करना है, अगर डिनोमिनेटर पे 0 बना तो इसकी क्या होगी, ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो अब हमें ये पता करना है कि जो कॉस जेड है वो किस किस थीटा के लिए, थीटा की किस किस वैल्यू के लिए वो 0 होता है, ठीक है। तो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है कि जो कॉस, अगर कॉस एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि एक्स इक्वल टू होता है 2n + 1 π/2, क्योंकि cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। n बिलोंग्स टू क्या होता है, 1 2 3 0 -1 -2, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं, n इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो कोई भी इंटीजर रखेंगे तो हमेशा cos की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
तो अगर टेंजेंट की कंटिन्यूटी पूछता है कि टेंजेंट कहाँ पे कंटिन्यूअस है या कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो टेंजेंट कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, मतलब इस पॉइंट को छोड़ करके टेंजेंट हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, टेंजेंट। नेक्स्ट, टेंजेंट और सेक जेड दोनों का सेम है, सेक जेड भी आप ले लो। ठीक है, क्योंकि सेक को भी हम क्या लिखते हैं, 1/cos। तो टेंजेंट और सेक जेड कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब हर जगह सतत होगा, केवल इस पॉइंट को छोड़ करके। फिर इसी तरह से और दूसरा फंक्शन ले लें अपन, कॉट जेड ले लें और कॉसेक ले लें। ये फलन कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो कॉट को अपन लिख सकते हैं cos z अपॉन साइन जेड, cos z अपॉन साइन जेड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जेड कहाँ पे 0 होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है सोल्यूशन, अगर साइन x = 0 है तो x = कितना आता है, n π। ठीक है, और n बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर। तो कॉट जेड कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कॉट जेड और कॉसेक जेड हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, केवल x = n π को छोड़ करके, मतलब केवल n π पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन fz इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z0 इफ, इसकी डेफिनेशन क्या है, z0 पे डिफरेंशिएबल होने के लिए लिमिट z टेंड्स टू z0 fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z0, इसकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यूज आनी चाहिए इन्फिनिटी को छोड़ करके, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया fz = z² एट z = 0। अब इसको z = 0 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम इसी लिमिट वैल्यू में पुट करेंगे। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 क्या होता है, पहले fz होता है, तो fz कितना है, z² माइनस ये क्या है, z0 मीन्स 0 की वैल्यू, मतलब जिस पे हमको फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 0 अपॉन z माइनस z0 कितना है, 0 है, कितना बचा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z² अपॉन z हुआ, एक z कर गया, कितना बचा, z बचा, और लिमिट को पुट कर दो, कितना आ गया, 0, ये एग्जिस्ट कर गया। इसका मीन्स क्या है कि fz = z², ये 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिक फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषक फलन। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, a function fz is said to be analytic function in a given region if it is differentiable at each point of the given region। मतलब जो भी आपके पास क्षेत्र दिया रहेगा, उस क्षेत्र के हर एक पॉइंट पे अगर फलन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है, तो उसको बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है, जो पूछता है एनालिटिक फंक्शन में, वो होता है कॉची रीमान इक्वेशन। ये क्या होता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, कॉची रीमान इक्वेशन। और ये नेसेसरी कंडीशन होती है, जरूरी प्रतिबंध होता है ये एनालिटिक होने के लिए, नेसेसरी कंडीशन है ये कभी कभी पूछ भी लेता है कि जो कॉची रीमान इक्वेशन है वो एनालिटिक होने की कौन सी कंडीशन होती है, नेसेसरी होती है कि सफिशिएंट होती है। तो आपको किस पे टिक करना पड़ेगा कि ये नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, और ये कॉची रीमान इक्वेशन होता क्या है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में CR इक्वेशन भी बोलते हैं, CR इक्वेशन। तो क्या कंडीशन होती है, अ फंक्शन fz टू बी एनालिटिक एट एनी पॉइंट। अगर fz किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो ये निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई द
नंबर फर्स्ट, एक बार इसको इस तरह से लिखिए आप, अगर आपका एफ जेड है u प्लस आई वी, यू क्या है रियल पार्ट और v क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, तो अगर इस इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, इसका मीन्स u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल और v का अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करते हैं तो दोनों इक्वल आएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, u का y के रिस्पेक्ट में माइनस टाइम आएगा v का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड होती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होती है सी आर इक्वेशन की कंडीशन, मतलब सी आर इक्वेशन, दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है, सी आर इक्वेशन है, कॉची रीमान इक्वेशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सी आर इक्वेशन की कंडीशन ही पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी, चार ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन से सी आर इक्वेशन की कंडीशन है, ठीक है। तो जैसे हमने लिया z इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, इसको बताना है कि ये क्या ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, और अगर कोई भी फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो कभी भी वो एनालिटिक नहीं हो सकता, अगर वो एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, u और v, इसको लिख लो u प्लस आई वी फॉर्म होता है, तो जो रियल पार्ट है वो आपका u हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो v हो जाएगा, दैट इज माइनस वाई। निकाल दो डेल u अपॉन डेल x, मतलब u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये u है, u का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और फिर u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा तो बन जाएगा 0। सेम v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और फिर v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी हो जाएगा -1, ठीक है। अब चेक कर लो कि पहली कंडीशन क्या है कि डेल u अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होना चाहिए, तो देखो डेल u अपॉन डेल एक्स आया है 1 और डेल वी अपॉन डेल वाई आया है -1, जो कि क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज 1 नॉट इक्वल टू -1, इक्वल नहीं आया, मतलब पहली ही कंडीशन को ये होल्ड नहीं करता। इसका मीन्स क्या है कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए एनालिटिक भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए एनालिटिक भी नहीं होगा। इसमें भी कुछ नोट्स है, आप इसको डाउनलोड देखिए, दिमाग में इसको डाउनलोड करिए, e की पावर z साइन z कॉस z और पी जेड, जैसे ये तीनों को हमने देखा था ना, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस और पॉलिनोमियल फंक्शन, ये चारों क्या थे, कंटिन्यूअस थे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए e की पावर z साइन z कॉस z और पी जेड, ये भी क्या होते हैं, ये पूरी तरह से एनालिटिक होते हैं, ठीक है। ये क्या है, हर एक पॉइंट पे ये क्या होंगे, एनालिटिक होंगे, एनालिटिक इन एवरीवेयर, ठीक है। और जो हर जगह एनालिटिक होता है उसको बोलते हैं इंटायर फंक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटायर फंक्शन। हालांकि आपको सिलेबस में नहीं है इसलिए, फिर भी e की पावर z साइन z कॉस z और पी जेड, ये तीनों क्या, चारों क्या है, ये हमेशा एनालिटिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये हमेशा हर जगह हर एक पॉइंट पे ये क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। तो इस तरह से हम एनालिटिक को चेक करते हैं, ठीक है। फिर है एक और चीज है लास्ट इस पे, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हार्मोनिक फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक फंक्शन। आप कभी कभी हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन भी पूछ लेता है। एक चीज नोट डाउन करने की है कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी फंक्शन, जैसे आपका एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है, अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो u
और वी हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन को होल्ड करते हैं। मतलब हार्मोनिक की जो कंडीशन मैं बताऊंगा उसको वो होल्ड करेगा अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछता है थ्योरेटिकल, ठीक है। तो जैसे इसकी कंडीशन क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी हार्मोनिक इन अ गिवन रीजन इफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई, ठीक है, ये हार्मोनिक है गिवन रीजन में कि नहीं है। कंडीशन क्या है, del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del बाय 2 f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मुझे इसको चेक करना है, मैंने एक क्वेश्चन लिया u इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू कॉस वाई। अब इसको बताना है कि ये हार्मोनिक की कंडीशन को होल्ड करता है कि नहीं करता। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला देखो डेल u अपॉन डेल x निकाला, तो e की पावर x का e की पावर x कॉस वाई तो कांस्टेंट रहेगा। फिर एक बार और कर दो, डेल 2 u अपॉन डेल x2, दूसरी बार किया फिर से वही आ गया e की पावर x कॉस वाई। नेक्स्ट अब इसी का y के रिस्पेक्ट में करो, तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, देखिए e की पावर x तो कांस्टेंट होगा, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y। इसका फिर से एक बार कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो डेल 2 u अपॉन डेल y2 माइनस e की पावर x कांस्टेंट है, साइन y का कितना हो जाएगा, cos y। फिर दोनों को ऐड करना है, तो देख लो आप, डेल 2 u अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 u अपॉन डेल y2 इक्वल टू, ये आया है e की पावर x cos y और ये हो गया माइनस e की पावर x cos y। दोनों करके क्या आ गए, 0 आ गए। इसका मीन्स क्या है कि ये जो गिवन फंक्शन था, मीन्स ये जो फंक्शन था वो क्या था, हार्मोनिक है, ठीक है। तो हार्मोनिक की कंडीशन पूछता है तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों ही हार्मोनिक की कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें खत्म हुई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इनवर्स पॉइंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।